सुना पूरा देश। हिमालय से कन्याकुमारी तक गूंजा जय हिंद। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के सामने रखा 2047 के विकसित भारत का रोड मैप। लाल किले पर पहली बार गूंजी वंदे मातरम। करीब 77 मिनट के संबोधन में कभी महिला शक्ति की बात हुई, कभी युवा शक्ति का आह्वान हुआ, कभी नक्सलवाद पर सख्त संदेश दिया, तो कहीं आत्मनिर्भर भारत और रक्षा शक्ति का संकल्प लिया। वो सब कुछ आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए। भारत माता की। हिमालय से कन्याकुमारी तक जय हिंद माता की। 13वीं बार पीएम मोदी ने फहराया झंडा। लाल किले पर पहली बार गूंजा वंदे मातरम। लाल किले से पीएम का संदेश साफ था, अब छोटे सपने नहीं, बड़े लक्ष्य चाहिए। लाल किले से प्रधानमंत्री ने सिर्फ आज का भारत नहीं, 2047 के भारत की तस्वीर पेश की। एक ऐसा भारत जो बड़े सपने देखे, बड़े लक्ष्य तय करे और उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य भी दिखाए। एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। लाल किले से महिला शक्ति को लेकर सियासत से ऊपर उठकर साथ आने का संदेश दिया। 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए, माताओं बहनों को हक दीजिए। इसके बाद बारी थी देश के युवाओं की। 2047 के भारत की तस्वीर में प्रधानमंत्री ने युवाओं को सबसे बड़ी ताकत बताया। नए विचार, नई तकनीक, इनोवेशन और नेतृत्व की नई भूमिका। पीएम मोदी का संदेश था, युवा सिर्फ भारत का भविष्य नहीं, विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। नक्सलवाद पर प्रधानमंत्री के तेवर और ज्यादा सख्त दिखे। पीएम ने दावा किया कि जिन इलाकों में कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब विकास और विश्वास का माहौल बन रहा है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलवाद को लेकर भी आगाह किया। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं।
इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। उत्सव है। देश की ताकत को प्रधानमंत्री ने शक्ति की सप्तधारा से जोड़कर समझाया। मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्ट पावर, यानी विकसित भारत के लिए 7 मोर्चों पर एक साथ रफ्तार बढ़ाने का रोड मैप। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा जोर दिया। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था, भारत की सुरक्षा के लिए भारत को खुद सक्षम होना होगा। भारत को रक्षा निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प है ये। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ। खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा। आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा। मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की बात कही। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। और बात जब युवा शक्ति की हुई तो खेल भी इस विजन का हिस्सा बना। 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी के बीच प्रधानमंत्री ने देश में 5 से 15 साल के बच्चों के बीच प्रतिभा खोज अभियान की बात कही। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री का जोर था कि भारत अपनी जरूरतों और अपने हितों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहे। लाल किले से करीब 77 मिनट, लेकिन संदेश कई मोर्चों पर, महिला शक्ति से युवा शक्ति तक, नक्सलवाद से राष्ट्रीय सुरक्षा तक, खेल से सेमीकंडक्टर तक, आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत तक और इस पूरे संबोधन का सबसे बड़ा लक्ष्य 2047 का विकसित भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वंदे मातरम, वो गीत जिसने आजादी की लड़ाई में देश के करोड़ों लोगों में जोश भरा, आज उसी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस घिर गई है। तस्वीरें जो आज कांग्रेस मुख्यालय से आई, झंडारोहण के बाद वंदे मातरम शुरू हुआ, 2 छंद पूरे हो गए, तीसरा जैसे ही शुरू हुआ, सोनिया गांधी के हाथ के इशारे से सियासी सवाल खड़े हो गए। इसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी सक्रिय हो गए उस इशारे के बाद, और कुछ ही देर में कार्यक्रम का पूरा माहौल बदल गया था। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि मोदी विरोध में कांग्रेस वंदे मातरम का भी विरोध करने लगी है क्या? उसी पर देखिए यह रिपोर्ट। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मोदी विरोध में कांग्रेस ने एक बार फिर वंदे मातरम का विरोध कर दिया। वंदे मातरम की गूंज कांग्रेस को नहीं मंजूर। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, इसके बाद आप खुद फैसला करें। कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराया गया। मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। झंडारोहण के बाद वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। 2 छंद पूरे हो चुके थे, लेकिन जैसे ही तीसरा शुरू हुआ, सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन से कुछ कहती नजर आईं। इसके बाद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, सोनिया गांधी सामने देखते हुए इशारा कर रही हैं, जैसे इसे रोको, बंद करो, जल्दी करो। इतना होते ही बगल में खड़े खड़गे और राहुल गांधी भी एक्टिव हो गए। वो भी सोनिया गांधी के सुर में लाते देखे गए। फिर क्या था, सोनिया गांधी का आदेश था, मानना तो पड़ता। कुछ खड़े लोगों ने बताने की कोशिश की, करीब 3 मिनट का है, फिर भी सोनिया तो सोनिया है।
राहुल तुरंत पीछे मुड़कर पीछे खड़े कार्यकर्ताओं को कुछ कहते हैं। झटपट वो आता है, फिर राहुल के कहने पर खड़गे के पास वो जाता है, फिर कुछ सेकंड में सोनिया भी उधर चली जाती हैं। फिर जो हुआ उसके बाद सियासी गलियारों में आग लग गई। इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर रही कि ये गलत है, देश का अपमान है। जिस वंदे मातरम को गाते हुए क्रांतिकारी अंग्रेजों की लाठी गोली खाते थे, जिस वंदे मातरम को गाते हुए आजादी के मतवाले हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे, आज ये नेता उस वंदे मातरम के लिए 3 मिनट खड़े नहीं हो सकते। इनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई, कांग्रेस नेताओं ने लीपापोती शुरू कर दी। जितने मुंह उतने बहाने। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। हमने बता तो दिया आपको, पूरा बता दिया ना आपको। 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता की CW रेजोल्यूशन हमने आपको बताई ना। बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आज इसी दिमागी नक्सल वाली सोच पर प्रहार किया। 2 दिन पहले सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा था कि पूरे वंदे मातरम के लिए खड़ा रहना बड़ा तकलीफदेह है, और आज कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान ये हुआ। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए। हो सकता है इनके ध्यान में नहीं दिया हो, और ये वंदे मातरम के विरोध में। इससे तो यही पता चलता है कि ये वंदे मातरम का विरोध चाहते थे कि नहीं बजे। क्यों बजा रहा है? जो सीन आप लोगों ने देखा या दिखाया वो यही। साथ में कांग्रेस दफ्तर में भी जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसको भी रोकने का प्रयास हुआ। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो मल्लिकार्जुन राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष। लेकिन दोनों में से कोई भी 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने नहीं पहुंचा और अपने कार्यालय में वंदे मातरम का अपमान किया सो अलग। ऐसे में ये क्यों न मान लिया जाए कि विपक्ष अपने अहंकार के सामने पीएम मोदी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने पर उतर आया है। सवाल ये भी है, राष्ट्रगीत पर ऐतराज, कांग्रेस का ये कैसा राष्ट्रवाद? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश ने आज 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। उसकी एक तस्वीर सामने आई लाल किले से, जहां पर स्वतंत्रता की गाथा सबने देखी, गाई और सुनी। लेकिन दूसरी तस्वीर सामने आई झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को वहां की पुलिस ने तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं होने दिया गया। सोचिए कि ये किस तरह की सरकार है और ये किस तरह का शासन है कि जिस तिरंगे के नीचे आज पूरा देश उस खुशी का इजहार कर रहा था, उस खुशी को जी रहा था, स्वतंत्रता का उद्घोष कर रहा था, उसी तिरंगा यात्रा में सोरेन की सरकार ने एक छात्र नेता को शामिल नहीं होने दिया। शर्त क्या थी? वो भी तब जब छात्र नेता सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो जरूरी है, सिर्फ उन मांगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन झारखंड से आने वाली तस्वीरें वाकई क्या इस लोकतंत्र को डराने वाली हैं? उस पर यह रिपोर्ट। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने करीब 800 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकालकर हेमंत सरकार को सड़क से संदेश भेजा है कि हम डटे हुए हैं और ये लड़ाई अभी जारी। झारखंड में नारे बुलंद किए गए, पेपर लीक से आजादी, मनमानी से आजादी और हर छात्र के हक की आवाज रांची की सड़कों पर सुनाई दी। 22 दिन से धरने पर बैठे छात्रों ने आजादी जैसे मौके पर न सिर्फ तिरंगा यात्रा निकाली, बल्कि साफ कर दिया कि जब तक इंसाफ नहीं तब तक लड़ाई जारी रहेगी।
छात्रों ने सड़क से सत्ताधीश को संदेश भेजा है कि हम अभी रुकने वाले नहीं। हाथों में तिरंगा, दिल में आक्रोश, लेकिन अपने हक की हुंकार को लेकर छात्र इस समय सड़कों पर इस तिरंगे के साथ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कितनी लंबी ये तिरंगा यात्रा है और इस तिरंगा यात्रा का केवल मकसद यही है कि एक शक्ति प्रदर्शन, एक शांतिपूर्वक दिखाना सरकार को भी कि आखिर हमारे छात्रों की तादाद कितनी है, कितनी संख्या में। आज देखिए आप, जहां तक आपकी कैमरे की नजर जाएगी हर तरफ आपको छात्र ही दिखाई देंगे। किसी के हाथों में संविधान है, किसी के हाथों में तिरंगा है और यहाँ पर हक की हुंकार है। और देखिए अपनी वही आवाज है जो लगातार छात्र पिछले 22 दिनों से मांगते चले आए। बिरसा मुंडा की धरती पर तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूका गया। हाथ में तिरंगा लिए जब हजारों छात्र सड़क पर उतरे, हेमंत सोरेन सरकार की नींद उड़ गई और उसने वही हथकंडा अपनाने की कोशिश की जिसमें वो माहिर है। ये देवेंद्र महतो हैं। आप खुद देख लीजिए कैसे सोरेन की पुलिस उनके साथ व्यवहार कर रही है। देखा आपने, सोरेन की पुलिस ने छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को रोकने के लिए सारी हदें पार कर दी। अस्पताल में भर्ती महतो को न सिर्फ पुलिस ने पकड़ लिया बल्कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की तक किया और तो और उनके साथियों के साथ मारपीट तक की गई। कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ के साथ पुलिस ने ऐसा सलूक किया कि मानो वो कोई पेशेवर अपराधी हो। पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे। अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे। तो बोले कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए, गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया। अब इन तस्वीरों को देखिए कैसे सोरेन की सरकार डर गई है। एक छात्र को रोकने के लिए पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़े बड़े आला अधिकारी, एसडीएम, एडीएम, एएसपी, सिटी डीएसपी समेत कई थानों के प्रभारी मौजूद कर दिए गए हैं। देश आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन झारखंड में छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है। पर तिलचट्टे दिल्ली, राजस्थान में व्यस्त हैं क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है। तिलचट्टों की फौज सहित केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब अंधे गूंगे बहरे की तरह बैठे हैं क्योंकि ये सब बीजेपी शासित राज्य में नहीं हो रहा ना। लेकिन जिस तरह आजादी की लड़ाई के दौरान बिरसा मुंडा की मौत चिंगारी बनकर दहक उठी थी, उसी तरह देवेंद्र को रोके जाने पर सड़क पर उतरे हजारों देवेंद्र को पुलिस तिरंगा यात्रा निकालने से नहीं रोक सकी। आदिवासी परिधान में पहुंचे छात्रों ने एक सुर में कहा कि ये बिरसा मुंडा की धरती है, गोरे अंग्रेजों को हमने भगाया है, लेकिन अब काले अंग्रेजों को भगाने की बारी है। आपके हाथ में भगत सिंह है और आप एक अलग ही परिधान में नजर आ रहे हैं। देखिए, आज 80वां ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में जो भगत सिंह ने कहा था कि गोरे अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया, लेकिन काले अंग्रेज जो हमारे समाज में, सोच में और आपके दिलों में जो काला सोच है, उससे आप लड़ने की आवश्यकता है और इसे दूर करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये जो है ये संदेश दे रहे हैं आदिवासी परिधान में आए हुए। आजादी के जश्न के बीच रांची की सड़कों से छात्रों ने सरकार को साफ संदेश दिया है, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तिरंगा यात्रा ने बता दिया कि देवेंद्र नाथ महतो को रोकने से छात्रों की आवाज रुकने वाली नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिर सरकार एक छात्र आंदोलन से इतनी डर गई कि अस्पताल तक पुलिस छावनी में बदल गया। तिरंगा यात्रा ने साफ कर दिया, आंदोलन नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडोनेशिया में धरती डोली, समंदर में सुनामी की लहरें उठी और देखते ही देखते मौत का आंकड़ा 30 के पार पहुंच गया। 7.2 की आसपास की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप उसने इंडोनेशिया के कई इलाके में तबाही मचा दी। झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। कहीं इमारतों को नुकसान पहुंचा है तो कहीं भूस्खलन ने पूरा का पूरा इलाका तबाह कर दिया है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी ने दहशत और ज्यादा बढ़ा दी। देखिए इंडोनेशिया में आए इस जलजले पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
ताश के पत्तों की तरह ढहता आशियाना, घर दुकान मकान मलबे में तब्दील, सब कुछ। भूकंप के प्रलय से खुद को बचाने की कोशिश करते लोग। सुबह का वक्त था, लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे, लेकिन अचानक धरती कांपने लगी। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने जोरदार झटके दिए, बदल गए। घरों से बाहर लोग निकल गए, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई और हर तरफ सिर्फ सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश दिखाई देने लगी। भूकंप का असर सबसे ज्यादा फ्लोर्स आइलैंड के माउमेरे और आसपास के इलाके में देखने को मिला। यहाँ भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। जैसे जैसे मलबा हटाया गया, तबाही की तस्वीर सामने आती गई। अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है। कई लोग घायल बताए गए, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तस्वीरों में देखिए, भूकंप के तेज झटकों से इमारतें बुरी तरह हिलती नजर आईं। कई जगहों पर इमारतों के हिस्से गिरने लगे। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। भूकंप का असर घरों के अंदर भी साफ दिखाई दिया। तेज झटकों से आसमान इधर उधर बिखर गया और घरों। इंडोनेशिया में आया ये भूकंप बेहद ही भयावह है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग ने आफ्टर शॉक की चेतावनी जारी की है। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत।